नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बनासकांठा की रैली में जमकर गरजे पीएम मोदी, बोले गुजरात में एक बार फिर से बनेगी भाजपा की सरकार। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सभी 93 सीटों पर अपना प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी ने आज गुजरात में कनकराज, पाटन और सोजित्रा तथा अंत में अहमदाबाद में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। वहां उन्होंने रोड शो भी किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेचराजी, वीजापुर और गांधीनगर दक्षिण में रैलियां की और वडोदरा में रोड शो किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बनासकांठा में एक रैली में कहा कि भाजपा गुजरात में पहले चरण में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का स्वभाव है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका अपना हित न दिखाई देता हो। कांग्रेस की आदत थी लटकाना, अटकाना और भटकाना। पीएम मोदी ने जनता से भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यदि आप हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम और अधिक शक्ति के साथ काम करेंगे। और ये बड़ी खबर, गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने खेल दिया बड़ा दांव। चुनाव जीतने पर ओबीसी समाज से होगा मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है और अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो दूसरे चरण की वोटिंग को जरूर प्रभावित करेगी। सूत्रों ने बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर फार्मूला पहले से ही तैयार कर लिया है। गुजरात में यदि सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस की सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से भी पर्दा उठ गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक दलित समाज से, एक आदिवासी समाज से और एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर को जब पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हुई तो अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं की एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर ही चर्चा की गई और यह फैसला भी बैठक में ही लिया गया है। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत के साथ में मिलकर यह फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने यह बड़ा दांव खेल दिया है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को दूसरे चरण में गुजरात विधानसभा की 93 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 833 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। और ये बड़ी खबर, गुजरात में 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग के लिए सह और मात का खेल हो गया शुरू। ये आपको बता दें कि गुजरात में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 92 सीटें जीतनी होती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 99 सीटें जीती थी। वहीं इसके मुकाबले कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई। गुजरात में बीजेपी पिछले 27 साल से सत्ता में है। सत्तारूढ़ पार्टी राज्य में 6 विधानसभा चुनाव में जीतती आ रही है। अब पार्टी लगातार 7वीं जीत के लिए जी जान से लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए सीधे मतदाताओं तक अपनी पहुंच बना रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के मजबूती से गुजरात चुनाव लड़ने से अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए अब सह और मात का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है क्योंकि 92 सीटें जीतनी होती हैं, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी, यानी कि जीत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के भी काफी करीब है। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी पहुंच बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए सीधे मतदाताओं तक लगी है। ऐसा लग रहा है कि इस बार गुजरात में बड़ा खेल होने वाला है। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा 10 रुपए से ज्यादा घटाए जा सकते हैं दाम, लेकिन बीजेपी लूटने में लगी है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की लूट जारी है। गुरुवार को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी कहा कि कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट को देखते हुए देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर तक घट सकती है।
लेकिन केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी कम नहीं किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि 16 मई 2014 को कच्चे तेल की कीमत $107.9 प्रति बैरल थी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल का दाम 71.51 रुपए और डीजल का दाम 57.28 रुपए प्रति लीटर था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1 दिसंबर 2022 को कच्चे तेल की कीमत $87.55 प्रति बैरल थी। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 89.62 रुपए प्रति लीटर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की कीमत 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन बीजेपी की लूट भी चरम पर है। और बड़ी खबर, नाराजगी पड़ रही भारी, एमसीडी चुनाव में बागी छुड़ा रहे पसीने, कई दलों के निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं खेल। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार पिछले नगर निगम चुनाव के मुकाबले स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या कम है। वहीं कई बार पर बड़ी पार्टियों के टिकट न मिलने के कारण बागियों का झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है। मोती नगर के रमेश पार्क वार्ड नंबर 91 से बीजेपी से नाराज बागी हुए उम्मीदवार राजकुमार खुराना का दिलचस्प प्रचार न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी ताल ठोक रहे खुराना का चुनाव चिन्ह बांसुरी है। यही वजह है कि वो बांसुरी बजाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं और आलम यह है कि इस चुनाव में वो बांसुरी वाला कैंडिडेट के नाम से खूब चर्चा में है। इस बार एमसीडी चुनाव में 382 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी पार्टियों के बागी उम्मीदवार शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो टिकट न मिलने से बड़ी पार्टियों से नाराज हुए और बागी बन गए। साल 2017 में 16 वार्ड पर ऐसे ही बागी बड़ी पार्टियों को पछाड़कर चुनाव जीते थे। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली नगर निगम चुनाव में 60 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बागी और वोट काटने वाले प्रत्याशी बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की नाक में दम कर रहे हैं। इस बार सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने पुराने पार्षदों और कार्यकर्ताओं के टिकट काटे हैं, जिसके बाद हर पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। इन बागी चेहरों की ये बगावत चुनाव में किसका खेल बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे, ये नतीजों के बाद ही साफ होगा। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव खत्म हुआ नहीं कि मिशन राजस्थान में जुट गई बीजेपी, भारत जोड़ो यात्रा की भी निकाली काट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अब अपना फोकस पड़ोसी राज्य राजस्थान पर कर लिया है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा 1990 के दशक से चली आ रही है। बीजेपी ने राजस्थान में 2 फाड़ राज्य इकाई को एकजुट करने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी काट निकालने की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को जयपुर में 51 जन आक्रोश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्हें राज्य के लोगों की नहीं बल्कि पार्टी को बचाने की ही चिंता रहती है। दरअसल राज्य की सत्ता से दूर बीजेपी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के दोनों धड़े एकीकृत हो जाएं और टीम मोदी के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में उतरें। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की काट जन आक्रोश रथ यात्रा के रूप में निकाली है। इस रथ यात्रा में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का रावण वाला वार, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले वो देते हैं 4 क्विंटल गालियां। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले कमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के बीच में होड़ मची है कि कौन उन्हें सबसे ज्यादा भद्दी गाली दे सकता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन करना होता है। उन्हें यह कहने के लिए मजबूर किया गया कि मोदी के रावण जैसे 100 सिर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस इस बात से अनभिज्ञ है कि गुजरात राम भक्तों का प्रदेश है, जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर कभी यकीन नहीं किया। वे सिर्फ मुझे गाली देने के लिए रामायण के रावण को लेकर आए हैं। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना उनका अधिकार है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए परिवार ही सब कुछ है, परिवार को खुश करने के लिए वे कुछ भी करेंगे। कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि कौन मोदी के खिलाफ सबसे भद्दी गालियां देगा और कौन सबसे अधिक जहर उगलेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी इस चुनाव में परेशान होकर गली गली और वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी संविधान पर भरोसा नहीं करती। संविधान बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। देश में संविधान रहा, इसीलिए नरेंद्र मोदी और उनके साथी मुख्यमंत्री बने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष वाले रोज उन्हें 2 किलो गाली देते हैं। आपका तो कांग्रेस को गाली दिए बिना खाना हजम नहीं होता। कांग्रेस को आप हर रोज 4 क्विंटल गालियां देते हैं, कभी सोनिया गांधी, कभी अशोक गहलोत, कभी राहुल गांधी, तो कभी मेरे नाम पर आप अपशब्द कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने जो 70 साल में किया वो आप हर रोज बेच रहे हैं। फिर हमसे पूछते हैं कि आपने 70 साल में क्या किया, एक बार मौका दीजिए, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। पूर्व पीएम राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दी, आप तो लोगों की जान ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि हमारे वोटर इनविजिबल हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, कोई कुछ बोलता है तो ये उसको जेल में डाल देते हैं, ईडी और सीबीआई पीछे लगा देते हैं। कांग्रेस ने यही खत्म करने और लोगों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर, महिलाओं पर विवादित टिप्पणी ने बढ़ा दी सपा नेता आजम खान की मुश्किलें, रामपुर में केस दर्ज। ये आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक विवादित टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले पूछता है कि पूछ लो आजम खान से कि मुझे बाहर निकलना है कि नहीं। अब उनकी इस टिप्पणी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसकी जानकारी रामपुर डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने दी है। रामपुर के डीएसपी अनुज कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 29 नवंबर को चुनावी सभा में सपा नेता के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान द्वारा की गई एक टिप्पणी पर महिलाओं में आक्रोश था। शहनाज नाम की एक महिला ने थाने में तहरीर दी। मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी के लिए किया चुनाव प्रचार। बोले चुनाव परिणाम की तारीख 8 दिसंबर को याद रखें। ये आपको बता दें कि क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले गुरुवार को वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ में आम आदमी पार्टी के रोड शो में हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि उन्हें गुजरात में उसी प्यार की उम्मीद थी जो उन्हें क्रिकेटर के तौर पर मिलता था। हरभजन सिंह ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि अगर वे मुफ्त बिजली चाहते हैं तो चुनाव परिणाम की तारीख 8 दिसंबर को याद रखें। उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं, 8 दिसंबर को परिणाम ऐसा हो जो सबको खुशियों से भर दे। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम आपकी सेवा करने में सक्षम होंगे और आपके कुछ काम आएंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर खुलकर बरसे हेमंत विश्व शर्मा। बोले कांग्रेस में करते थे परिवार की पूजा, बर्बाद कर दिए 22 साल। ये आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो कोई वैचारिक बदलाव नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल कांग्रेस में बर्बाद कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हम परिवार की पूजा करते थे, बीजेपी में हम देश की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा एक समय कांग्रेस में मंत्री थे और साल 2015 में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए और फिर असम के मुख्यमंत्री बन गए। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में हेमंत विश्व शर्मा ने लव जिहाद, दंगों आदि पर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि हिंदू आमतौर पर किसी भी दंगों में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने लव जिहाद को साजिश बताते हुए मुस्लिम पुरुषों पर हिंदुओं को लुभाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि महिलाओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। 2002 के गुजरात दंगों में अदालत के फैसले और समुदाय के लोगों की भागीदारी जैसे विशिष्ट मामलों पर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सामान्य रूप से हिंदू दंगे नहीं करते, हिंदू एक शांति प्रिय समुदाय है। उन्होंने आगे कहा कि आप मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं लेकिन जब कोई मंदिर हटा दिया जाता है तो आप कभी रिपोर्ट नहीं करते। बीजेपी सरकारों ने सड़क परियोजनाओं के लिए कई मंदिरों को भी हटाया है। हमने कानून के साथ साथ क्षेत्र के लोगों की सहमति के अनुसार असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाया है। उन्होंने कहा कि 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने तब से राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाई की। गुजरात में स्थायी शांति रही है, अब कर्फ्यू नहीं लगता। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी में अपने 22 साल बर्बाद कर दिए। पहले हम एक परिवार की पूजा करते थे लेकिन बीजेपी में आने के बाद हम देश की पूजा करते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।